हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी का क्लास 10th का ये चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें भी साइंस आ रही है। अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की एसएससी, रेलवेज, यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस की, तो वहाँ से आपको पहले वाली वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक, करंट एंड सर्किट। अच्छा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रिक, उससे पहले हम सर्किट के बारे में जानते हैं। सर्किट क्या होता है? तो सर्किट किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पर पथ को, मतलब एक करंट के जो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाएगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे करंट की बात हुई तो करंट क्या होता है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब एकांक समय में 1 यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, आवेश का मतलब होता है चार्जेस, जितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो I इज इक्वल टू Q/T, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितने फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव होती है। पॉजिटिव से निगेटिव विद्युत धारा करंट की दिशा होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की दिशा अपोजिट होती है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाता है कि आई का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई इज इक्वल टू Q/T होता है। आई फॉर करंट, Q फॉर चार्ज, Q से चार्ज को डिनोट करते हैं और T से टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी जो करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो करंट की एसआई यूनिट, आई की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है AMPERE, एम्पियर होती है। और जबकि क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है? कोलाम होती है। ठीक है, क्यू की एसआई यूनिट कोलाम होती है और टाइम की एसआई यूनिट तो सबको पता ही है, सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम चार्ज होता है। ठीक है, 19 कोलाम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब यहाँ से इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोलाम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कोलाम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको याद रखना है 6 इंटू 10⁻18, ये पावर 18 होगा। और थोड़ा सा एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कोलाम पे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कोलाम पे जनरली वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट बताती हूँ कि इसको याद रखिएगा तो वो एग्जैक्टली माइंड में आपको रखना है। 1 कोलाम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 प्लस का 18 है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आ जाता है कि जो एम्पियर एसआई यूनिट होती है करंट की, इसका मात्रक का नाम किसने दिया था? आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था, जो कि एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर 1 कोलाम पर सेकेंड के बराबर होता है। कैसे? अगर हमको 1 एम्पियर निकालना है तो हम 1 कोलाम चार्ज लेंगे, उसको 1 सेकेंड में प्रवाहित करेंगे। बस यहाँ से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि करंट को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो एमीमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? एमीमीटर का यूज़ किया, एमीमीटर भी बोलते हैं या एमीटर भी बोलते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एमीटर से आता है कि ये कैसे कनेक्टेड होता है, किसी सर्किट में ये कैसे कनेक्टेड होता है? कनेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज़ होता है, एक पैरेलल होता है। तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में कनेक्टेड होता है। जैसे मैं जो पॉइंट बता रही हूँ बस उतना ही याद रखना है। एमीटर की बात हुई, एमीटर से करंट को नापते हैं। एमीटर जो डिवाइस है वो कैसे कनेक्ट होती है? सीरीज़ में कनेक्ट होती है। खत्म। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से जो पॉइंट दिख रहा है, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ एम्पियर के। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻6 एम्पियर के। अब ये एम्पियर भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है माइक्रो, मान लीजिए माइक्रोमीटर दे रखा है तो 10⁻6 मीटर। बस ये -6 का याद रखना है और -3 का याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हो गया करंट वाला पूरा टॉपिक खत्म। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत विभव। विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो जो करंट का फ्लो होता है
चार्जेस का फ्लो होता है वो क्यों होता है? जब तक कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा तब तक कि चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता। तो ये देखिए यहीं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में अंतर आता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा होता है? तो ये सेल या बैटरी के द्वारा, ठीक है, विद्युत सेल या सेलों से बनी जो बैटरी होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको पैदा किया जाता है जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा तो करंट बनेगा। अब आ जाता है नेक्स्ट कि विभवांतर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो V = W/Q होता है। V = W/Q यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो इस फॉर्मूले से अगर निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन होता है जो कि एक कूलाम चार्ज को एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया जाता है। उस वर्क डन को, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बस फॉर्मूले से ही आप याद कर सकते हो डेफिनेशन को, हालांकि डेफिनेशन आती नहीं है, मेनली ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो V = W/Q, W से क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, और Q से कूलाम हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा, और V से विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की SI, विभवांतर की SI यूनिट वोल्ट होती है। इसको ये किसके नाम पे रखा गया था? इटली के एलेसांड्रो वोल्टा के नाम पे ये रखा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 1 वोल्ट कब आएगा? तो यही फॉर्मूले से निकालते हैं। 1 वोल्ट कब आएगा? तो 1 वोल्ट तब आएगा जब 1 जूल का काम किया जाएगा 1 कूलाम चार्ज के लिए। तो बस खत्म। नेक्स्ट आ जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कौन सी डिवाइस से नापा जाता है? जैसे वहाँ करंट को एमीटर से नापा जाता था, वैसे यहाँ पे विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। जैसे वहाँ एमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड होता था, यहाँ वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अब सीरीज़ पैरेलल जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है, ये अभी हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि कनेक्शन 2 टाइप के होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? तो वोल्ट मीटर पार्श्वक्रम में, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, उसमें कनेक्ट होता है। क्लियर? एक देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, 2 कूलाम का चार्ज है। आप बताओ कार्य कितना होगा? तो V = W/Q होता है। V की वैल्यू हमको 12 दे रखी है, W हमको नहीं पता, Q की वैल्यू 2 है, तो 12 दूना 24 आ जाएगा, 24 जूल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि विद्युत परिपथ आरेख, मतलब जो विद्युत सर्किट बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें कैसे किसको डिनोट किया जाता है? यहाँ से जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये प्लग वाला, तो मैं लाइन से बताते हुए चलती हूँ। सेल को ऐसे डिनोट किया जाता है, एक बड़ा एक छोटा, और ये बड़ा वाली साइड पे प्लस होता है, छोटी वाली साइड पे माइनस होता है। बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल, जो सेल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। देखिए 1 सेल, 2 सेल, ये 3 सेल की ये बैटरी है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन की और क्लोज की, तो अगर ओपन की है तो करंट बहेगा या क्लोज की है तो करंट बहेगा? तो ऐसे समझिए कि अगर ओपन है, रास्ता खुल गया है, तो करंट क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं बहेगा। और अगर ये बंद है, इसका मतलब रास्ता उसको मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, वो करंट बहेगा। तो क्लोज की मतलब जस्ट अपोजिट है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर स्विच ओपन है या की ओपन है, की ओपन का मतलब है करंट नहीं बहेगा, नो करंट, और की क्लोज है इसका मतलब करंट बहेगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। अब आ जाता है कि तार को कैसे, तो तार का तो नॉर्मली जो वायर जॉइंट का ये सिंबल होता है, सिंबल बन के पूछ सकते हैं कि सिंबल किसका होता है। फिर तार क्रॉस कर रहे हैं तो उसका सिंबल ये होता है। बल्ब का सिंबल ऐसे जस्ट हार्ट शेप का होता है। प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस का ये होता है, जिगजैग लाइन्स होती हैं। अब यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, परिवर्ती प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक। तो इसके बारे में हम जानेंगे भी कि ये क्या होता है इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे इसका सिंबल देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको रियोस्टेट बोलते हैं। तो दोनों का साइन आपको याद रखना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट एमीटर का ए लगा हुआ है और ये प्लस माइनस, वोल्ट मीटर प्लस माइनस ये दिखाता है कि प्लस से एंट्री होगी करंट की और माइनस से निकलेगा, ठीक है। अब आ जाता है ओम्स लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या करता है, क्या किसके बीच में रिलेशन देता है? तो V और I के बीच में रिलेशन देता है। V मतलब विभवांतर, I मतलब करंट। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध को बताता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में डायरेक्ट हम आ जाते हैं। ओम्स लॉ
जो है इन्होंने कब दिया था, 1827 में जर्मन के एक भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने कहा था कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। जो विभवांतर होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस धातु के तार में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से वी और आई का ग्राफ देख लेते हैं। वी और आई का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। वी यहाँ रखिएगा और आई यहाँ रखिएगा। इसका थोड़ा सा रीज़न है लेकिन वो बहुत मतलब डिटेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से आपको इतना याद रखना है, वी और आई के बीच का स्ट्रेट लाइन होता है और वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है। आर इज़ अ कांस्टेंट, v इज इक्वल टू आई आर। आर एक कांस्टेंट होता है, इस नियतांक होता है। इसी नियतांक को ही, इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है इसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का काम क्या होता है, जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आवेश मतलब चार्जेस के फ्लो का विरोध करता है। ऐसे समझो कि करंट बहना चाह रहा है लेकिन दूसरा वाला विरोध कर रहा है, तो ये दुश्मन होता है करंट का, ठीक है। आई और आर के बीच में वो दुश्मनी वाला रिलेशन होता है। अब जो रेजिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। ओम कौन सी भाषा, ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, ये कौन सी भाषा का होता है, ये ग्रीक भाषा का होता है। आर का फॉर्मूला अगर हम इसी से निकालें, वी इज इक्वल टू, यहाँ से 3 फॉर्मूले निकलते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर एंड आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद करें और इधर से क्रॉस करके तीनों फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये तीनों फॉर्मूले हो जाते हैं क्लियर। और रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने बता दी, क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि ग्रीक भाषा का होता है। 1 ओम कब आएगा, तो 1 ओम कब आएगा, जब 1 वोल्ट का विभवांतर होगा और 1 एम्पियर की धारा बहेगी, तो उस समय जो चालक का प्रतिरोध होगा, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रतिरोध और करंट में दुश्मनी का रिलेशन होता है, मतलब व्युत्क्रमापी होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि अगर हम फॉर्मूले से देखें तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब अगर आई बढ़ा तो आर कम होगा, आई कम हुआ तो आर बढ़ेगा, जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। इसको यहाँ पे समझाया भी गया है कि यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, मतलब रेजिस्टेंस को डबल कर दे तो करंट आधा हो जाएगा, और करंट डबल कर दे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था ना वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो यहाँ डेफिनेशन बताई गई है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती प्रतिरोध की डेफिनेशन बताई गई है कि क्या होता है कि अगर बिना वोल्टेज में चेंज करे हुए, वोल्टेज में कोई भी चेंज ना करे हुए अगर हम करंट को नियंत्रित करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा आ जाता है कि रियोस्टेट किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, मतलब बार बार आप रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों डेफिनेशन को याद रखिएगा। बस ये परिवर्ती वाले में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, कोई चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से बस जस्ट ये हो जाता है रजिस्टर किसको बोलते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, ऐसा कंडक्टर जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस मतलब 4 ओम 5 ओम ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। और उसके अलावा हीन चालक क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा। और जैसा कि मैंने बताया अगर रेजिस्टेंस हाई है, उच्च प्रतिरोध है, इसका मतलब करंट बहुत कम बहेगा, और करंट अच्छा नहीं बहेगा इसका मतलब वो बैड कंडक्टर होगा। तो ये हो जाता है, आर और आई में उल्टा रिलेशन है, इसी वजह से ये हुआ। यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आर किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लंबाई पे, लेंथ पे, दूसरा एरिया पे, जो कंडक्टर है उसका एरिया पे, और तीसरा उसके नेचर पे, जैसे अगर सिल्वर है तो उसका नेचर कैसा है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 3 चीज़ें, टेम्परेचर भी ऑप्शन में मिल सकता है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो लेंथ से सीधा सीधा संबंध है, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया से उल्टा रिलेशन है, मतलब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट मिलेगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट बढ़ता है जिसको बोलते हैं रो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना रो इज रो एल बाई ए। अब रो क्या
होता है, रो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, अनुपातिकता स्थिरांक होता है, जिसको वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, मतलब रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है जो कि इस डेरिवेशन के थ्रू निकल के आया है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो ओम मीटर होती है। देखिए, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है, प्रतिरोधकता की यूनिट ओम मीटर होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, आप तो लिखा नहीं है आई थिंक, आर एंड रो। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेंथ अगर बड़ी एरिया में चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है किसी भी मेटल की। अगर सिल्वर की है तो वो फिक्स है, अभी मैं बताऊंगी भी कितनी होती है, तो आपको कुछ मेटल की आपको याद भी रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब आ जाता है कि धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। मतलब रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी, इसका मतलब उसमें करंट अच्छे से बहेगा, वो अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस और करंट में उल्टा रिलेशन होता है। तो जो मेटल होते हैं और जो एलॉय होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। इनका रेंज याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में आपको हो सकता है ऐसे ही पूरा मिल जाए कि जो मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अब इसी जगह पे अगर इंसुलेटर की बात करें, जैसे रबड़ और कांच, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की, वो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत ज़्यादा इसी वजह से तो इसमें करंट नहीं फ्लो होता ना, तो 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। ये रेंज है ऑलमोस्ट। किसी पदार्थ की प्रतिरोध और प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। मतलब टेम्परेचर में अगर हम चेंज करेंगे तो इनमें भी चेंज आता है, तो ये भी एक डिफरेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया, अभी मैंने आपको बोला था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा सेम रहती है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज के साथ वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जो टेबल दे रखी है वो 20 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टिविटी की टेबल दे रखी है, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, हाँ प्रतिरोधकता होगा, रेजिस्टिविटी होगा यहाँ पे। तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है? 1.60 × 10⁻⁸, जो कि सबसे कम है, इसीलिए इसको बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ इसका मतलब करंट अच्छे से फ्लो होगा। कॉपर की थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, 1.62 है। तो इन दोनों का आप मेनली याद रखिएगा, और भले आप स्किप कर दें तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर याद करने वाला हो जाता है। अब यहाँ से जो मिश्र धातु हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि जो कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु है वो किसकी बनी होती है? कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु है वो कॉपर और निकल की एलॉय है। कॉपर और निकल का एलॉय कॉन्स्टेंटन बोला जाता है। मैग्नीज जो है, मैग्नीज किसका है? कॉपर और मैग्नीज एंड निकल, ठीक है। नेक्स्ट निक्रोम किसका होता है? तो निक्रोम होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इनका ये एलॉय होता है। तो ये किससे मिलके बने होते हैं, इनको याद रखना है आपको। एक चीज़ यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये मैग्नीन होगा, ठीक है, मैग्नीन होगा। ये पता नहीं क्यों हिंदी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है एनसीईआरटी में, ठीक है। मैग्नीन किससे मिलकर बना है? कॉपर, मैग्नीज, निकल से। अच्छा, एक पॉइंट शायद मैं बताना भूल गई कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में, एक मिनट, हाँ, ओम्स लॉ में मैंने बताया था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, लेकिन जो उस टाइम पे ये ओम्स लॉ तभी लागू होता है। ये ओम्स लॉ का ड्रॉबैक है। ओम्स लॉ की कमी यही है कि ये लॉ तभी लागू होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, समान रखते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम चेंज लाएंगे तो ये ओम्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। तो ये एक तरीके से ओम्स लॉ को लागू करने के लिए कंडीशन है। कागज़ का याद कर सकते हैं, जैसे कागज़ का होता है 10⁻12, वरना जो रेंज याद की है तो वहाँ से अभी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे कि इंसुलेटर का जनरली इतना ज़्यादा होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि निकाय का प्रतिरोध, मतलब कैसे आप कनेक्ट करते हो। जो डिवाइसेस घर में कनेक्ट होती हैं, पंखा लगा है या फिर बल्ब लगा है, वो कैसे कनेक्ट होता है? वो दो तरीके से कनेक्ट होता है, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। तो पहले हम सीरीज़ का जानते हैं। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज़ में लाइन से आ जाता है। देखिए एक रजिस्टर ये है, मतलब एक डिवाइस ये होगी, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, तो सीरीज़ का कनेक्शन ऐसे बैठता है। अब सीरीज़ में यहाँ से मैं डेरिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी क्योंकि वनडे एग्जाम में डेरिवेशन तो आएगी नहीं, क्या आ सकता है वो मैं बताती हूँ। सीरीज़ में क्या सेम होता है ये याद रखिए। सीरीज़ में करंट सेम होता है, I सेम होता है, और जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है।
अलग अलग का वोल्टेज जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये वोल्टेज बढ़ जा रहा होगा, ये V1 होगा, ये V2 ले रहा होगा और ये V3 ले रहा होगा। जबकि करंट यहाँ से जो भी आ रहा है वो सब में एक ही करंट प्रवाहित होता है सीरीज़ में, बस इतना याद रखना था। उसके अलावा इसका अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है सीरीज़ का R=R1 + R2 + R3। मतलब तीनों को आप एग्जैक्टली जोड़ दोगे लाइन से तो ये सीरीज़ के कनेक्शन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब पैरेलल में क्या होता है, तो ये पैरेलल का कनेक्शन ऐसा होता है जैसे पैरेलल एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, दूसरा उसके नीचे लगा है, तीसरा ऐसे लगा है, तो ये पैरेलल का सर्किट है। अब पैरेलल में क्या सेम होता है, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, मतलब विभवांतर सेम होता है, लेकिन करंट बढ़ जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे अगर इन तीनों में मान लीजिए कोई डिवाइस थी, बल्ब था, ये हीटर था या कुछ भी था, तो यहाँ पे वोल्टेज सब में सेम जा रहा है लेकिन करंट बढ़ जाएगा, यहाँ से करंट आएगा और करंट 3 डायरेक्शन हो जाएंगी। एक I1 इसमें अपने अकॉर्डिंग I1 लेगा, इसमें I2 लेगा और इसमें I3 करंट लेगा। तो पैरेलल में ये होता है। अब पैरेलल में टोटल R का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरेलल में टोटल R का फॉर्मूला निकल के आएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, यहाँ से हो जाते हैं ये पॉइंट क्लियर। यहाँ पे यही चीज़ डेरिवेशन के थ्रू देखिए बताया गया है कि जा रहा है कि सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग है और यहाँ से इन्होंने फाइनल R वाला फॉर्मूला बना दिया होगा। ये देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 R3। मतलब अगर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक 3 का है, एक 4 का है, एक 5 का है, अगर ये सीरीज़ में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, सीधे उठा के जोड़ दीजिए 12, 3 4 7 7 5 12 ओम का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप पैरेलल का देख लेते हैं। तो पैरेलल में जैसे कि मैंने बताया करंट चेंज होता है और वोल्टेज सेम रहता है, तो करंट चेंज रहेगा। ये देखिए I = I1 + I2 I3, लेकिन वोल्टेज सब में सेम है, V1 V2 V3 नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से R का फॉर्मूला निकल के आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3 और 6 क्वेश्चन दूँ कि 3 और 6 ओम का रजिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 1/3 + 1/6 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम 6 आया, ये 2 + 1 आंसर 3/6। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, रेसिप्रोकल में होता है 1/R है, तो इसको पलटना ना भूलें। कभी कभी ऑप्शन में 1/2 भी आपको दिख जाएगा, तो उस पर नहीं टिक करना है। इसको आखिरी में जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम पलटेंगे भी, क्योंकि 1/R की वैल्यू 1/2 आई है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि जैसे कि अगर काफ़ी देर तक कोई डिवाइस चलती रहती है तो वो गर्म हो जाती है, या पंखा बहुत देर तक चल रहा है तो वो गर्म हो जाता है, तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड कौन सी डिवाइसेस होती हैं, घर में जो डिवाइस यूज़ होती हैं उस पर बेस्ड कौन सी होते हैं। लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कौन सा फॉर्मूला बनता है। जैसे कि एक डेफिनेशन यहाँ बताई गई है, समझ लीजिएगा कि अगर कोई ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या जो क्या बोलते हैं रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोधक बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो उसमें जितनी भी एनर्जी होगी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाएगी। मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी वो किस रूप में, एनर्जी हीट के रूप में निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब अगर हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकालें तो पावर = क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम V वाले से निकालें, V = W/Q से, तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा V × Q। ठीक है, तो V × Q हो गया, P = V × Q/T, और यहाँ से Q/T जो फॉर्मूला होता है वो I होता है। मतलब ओवरऑल इतने सारे फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होने का, सीधे सीधे P = VI याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब यहाँ पे वोल्टेज गिवन है एंड करंट गिवन है। ठीक है, वैसे रैंडमली अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ये वर्क डन अपॉन टाइम से ही P = VI निकल के आया है। ठीक है, अब आ जाता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हीट जो एनर्जी निकल रही है हीट के फॉर्म में, उसका फॉर्मूला होगा H = P/V
P इंटू टी होता है, ठीक है। हीट इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। तो यहाँ से P का फॉर्मूला क्या निकला था, VI निकला था, तो VIT ये फॉर्मूला निकल आएगा। अब VIT फॉर्मूले पे अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो एक फॉर्मूला निकलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। तो अब आपको यहाँ पे कौन सा मेन फॉर्मूला याद रखना है, तो मेन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT याद रखना है, क्योंकि इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापन का नियम, ठीक है। तो जूल का तापन का नियम क्या कहता है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अब इसी फॉर्मूले से हम इनका पूरा ये नियम याद करेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो हीट निकलती है, जो क्षयित होती है, ऊष्मा निकलती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा टाइम, उस टाइम के जिसके थ्रू करंट, जितने टाइम तक करंट बहता है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन तीन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब हम जानेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, मतलब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसका डेली बेस की लाइफ में कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन सी युक्तियां हैं जिनमें इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत इस्त्री प्रेस, विद्युत टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक तंदूर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया और इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। ये डिवाइसेस कुछ हैं जो इस सिद्धांत पे बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जिसमें जो हीट निकलती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पंखे में हीट निकलेगी, पंखा गर्म हो जाएगा तो उसका क्या ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इनमें जो हीट निकलती है उसका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली बेस के कामों को करने के लिए। अब इसी जगह पे एक और पॉइंट है, जो बल्ब होता है, बल्ब जलता है, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही यूज़ किया जाता है। अब ये जो हीट पैदा होती है, हीट की वजह से ही प्रकाश पैदा होता है, उस प्रकाश का हम यूज़ कर लेते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ जो बल्ब में तंतु लगा होता है, यानी कि फिलामेंट जो बीच में वायर होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है और यही ग्लो होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर पे ये पिघले ना। अब पिघलेगा कैसे नहीं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, 33-80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको ध्यान रखेंगे कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इज़ अ मेटल, ठीक है। टंगस्टन क्या है, एक धातु होती है, मेटल होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये जल्दी पिघलता नहीं है। अब बल्ब के अंदर एक और चीज़, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब के अंदर इनएक्टिव या इनर्ट नाइट्रोजन गैस एंड आर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। देखो कोई भी चीज़, अगर कोई भी मेटल है वो कब जलेगा, कब ख़त्म हो जाएगा, जब वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये क्या करता है, ये फिलामेंट की आयु को वृद्धि कर देता है, क्योंकि ये वो फिलामेंट को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। यही लाइन लिख करके आ जाती है कि नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ठीक है, फिलामेंट को। अगर गलती से भी ऑक्सीजन पहुंच गई तो वो तुरंत जल जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि यही जूल्स के हीटिंग इफेक्ट का यूज़, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसका यूज़ फ्यूज़ में भी किया जाता है। तो घर में जो फ्यूज़ लगा होता है उसमें भी किया जाता है। फ्यूज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर में जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो तो पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है। घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे पंखा, बल्ब, जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। लेकिन जो फ्यूज़ होता है वो फ्यूज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। अब सीरीज़ में क्यों कनेक्ट रखा जाता है, क्योंकि फ्यूज़ का काम ही यही होता है कि जब हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, अगर जो मेन सर्किट होता है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे अगर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो तो क्या करे, ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, ये खुद पिघल जाता है और वहीं से सर्किट को तोड़ देता है। सीरीज़ में करंट सेम होने की वजह से ये क्या होता है कि वहीं सर्किट को तोड़ देता है पिघलने की वजह से। तो इसका गलनांक भी कम रखा जाता है। जो फ्यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसके लिए जो वायर का यूज़ किया जाता है तो मेटल या एलॉय के बने होते हैं। जैसे कौन कौन सा मेटल यूज़ किया जा सकता है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। वरना एक और चीज़ बताती हूँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फ्यूज़ के लिए एक ऑप्शन मिलेगा सोल्डर का, ठीक है, सोल्डर का, या फिर लेड और टिन का, ठीक है। तो इनका यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के वायर के रूप में। और फ्यूज़ का जो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ये पॉइंट याद रखना था कि फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ये खुद पिघल जाता है और फिर सर्किट को तोड़ देता है। इस तरीके से घर में सारी डिवाइसेस बच जाती हैं फ्यूज़ में ओवरफ्लो होने से, ठीक है। अब फ्यूज़ को जो कवरेज होता है, फ्यूज़ की जो कवरिंग होती है वो पोर्सिलेन नाम के एक पदार्थ से की जाती है, या फिर जो कार्टेज बना होता है जो वाइट कलर का वो दिखता है ना, तो वो जो ऊपर से उस वायर
वायर को जो कवर किया जाता है वो पोर्सिलेन से कवर किया जाता है। फ्यूज़ अलग अलग रेटिंग का आता है, जैसे कि घरेलू पर्पज़ में उपयोग होने वाली फ्यूज़ की अनुमत विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा फ्लो करने की जो वो रेटिंग होती है वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5, 10 इन एम्पियर में होती है। और जैसे और तो एग्जाम्पल बताया गया था, खैर ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया क्लियर, पॉइंट छूट गया था, उसको ध्यान रखिएगा कि जो मिश्र धातु होती हैं, मतलब एलॉय होते हैं, एलॉय का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, मतलब हाई टेम्परेचर पे जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इसी वजह से जो मिश्र धातु होती हैं, एलॉय होते हैं, इनका उपयोग इस्त्री में, प्रेस में, टोस्टर में, इन सारी डिवाइसेस में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेस हो गया, घर में प्रेस यूज़ होती है, टोस्टर यूज़ होता है, इसमें एलॉय का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इसी तरह बल्ब में फिलामेंट के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये एक मेटल होता है। कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, तारों के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को इधर उधर भेजने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। अब ये लास्ट है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? P इज इक्वल टू VI, जो सर्किट के लिए P इज इक्वल टू VI एक फॉर्मूला निकलेगा। अब ये रहता है कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं इस मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। जो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अकॉर्डिंग पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। ये जो बाकी के 2 फॉर्मूले हैं ये ओम्स लॉ के द्वारा ही निकले हैं। V की जगह IR रख दिया तो I²R बन गया, I की जगह V अपॉन R रख दिया तो V² अपॉन R बन गया। तीनों फॉर्मूले याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट। अब यहाँ से और यूनिट देख लेते हैं। पावर की और यूनिट हो गई किलोवाट। उसके अलावा पावर की एक यूनिट हो जाती है जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये सब पावर की यूनिट है। ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड आ जाएगी। उसके अलावा एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। तो ये इसको मैं बता देती हूँ, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट आ जाता है कि जो वॉट होता है वो सबसे छोटा मात्रक होता है, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल पे जो मात्रक यूज़ होता है वो वॉट होता है। उसके ऊपर किलो वॉट हो गया, हॉर्स पावर हो गए, ये इससे बड़े मात्रक होते हैं। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी, वो कॉमर्शियल लेवल पे उसको किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? किलोवाट आर करते हैं। किलोवाट आर को ही एक यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कहते हैं ना कि 5 यूनिट खर्च हुई, 10 यूनिट खर्च हुई, तो वो किलोवाट आर होता है। अब 1 किलोवाट आर में कितने जूल होती है एनर्जी? तो 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन एक पूछा जाता है, उसको याद रखेंगे। और यहाँ से ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये कॉमर्शियल अगर यूनिट पूछी जाती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सी है? तो किलोवाट आर है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है और एम्पेयर करंट इतना दे रखा है, शक्ति पूछी गई, मतलब पावर, तो पावर इज इक्वल टू VI हो जाता है ना, पावर इज इक्वल टू VI। तो ये आ जाएगा 1100 वाट आ जाएगा। तो V को I से गुणा कर दिया तो यहाँ से 1100 वाट आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कितनी एनर्जी यूज़ होगी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। अब ये 1100 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 1100 गुणे 2 तो 2200 वाट आर आएगी। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, वाट आर आई, क्योंकि इसकी यूनिट वाट थी, ये आर है, लेकिन हमको किस में निकालना है? किलो वाट आर। तो किलो वाट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2.2 किलो वाट आर। ठीक है, एक बार लगाने का प्रयास करिएगा, ईजी सा क्वेश्चन था। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। मैंने अपनी तरफ से चैप्टर को एकदम समरी फॉर्म में जो मेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको बताने की कोशिश की है। और लेकिन मैं MCQ के हिसाब से बता रही हूँ कि ऑप्शनल आपका जितना भी एग्ज़ाम को कम टाइम बचा हुआ है तो कवर हो जाए। सो कभी डिटेल में भी किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अगर इतना करते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।